हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो तक हमने बायो जियोकेमिकल साइकिल के अंतर्गत नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ा था। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो गैसीय चक्र के अंतर्गत तीसरा जो चक्र आता है इसे कहते हैं ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन जो है पर्यावरण या वातावरण के अंदर मुक्त अवस्था में पाई जाती है एंड इन डिजॉल्व्ड स्टेट इन वाटर, जबकि जल में यह घुलित अवस्था में पाई जाती है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसके बाई प्रोडक्ट या उप उत्पाद या सह उत्पाद के रूप में बनती है एंड इज यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स, जबकि इसका उपयोग जो है यानी ऑक्सीजन का उपयोग पादपों के द्वारा तथा जंतुओं के द्वारा उनके श्वसन की क्रिया में इसका उपयोग होता है। व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, जब जीवित जंतु श्वसन क्रिया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज फ्रीड, CO2 इसमें मुक्त होती है, विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, जो कि हरे पादपों के द्वारा उपयोग में ली जाती है एज एन एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। और ये जो CO2 होती है ये रॉ मटेरियल या कच्चे पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण करने के लिए हरे पादप इसका उपयोग करते हैं, जो कि इनके लिए अति आवश्यक होता है। इन दिस वे अ सिंपल यट एसेंशियल ऑक्सीजन साइकिल इज मेंटेन्ड इन इकोसिस्टम। और इस प्रकार से एक सरल लेकिन अति आवश्यक ऑक्सीजन चक्र जो है इकोसिस्टम के अंदर मेंटेन होता है। तो ऑक्सीजन साइकिल जो है एक बहुत ही सरल प्रकार का चक्र है। तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर या वातावरण में उपस्थित, ये उपयोग में ली जाती है रेस्पिरेशन के दौरान। तो श्वसन की क्रिया में इसका उपयोग होता है, जो कि पादप तथा जंतु दोनों ही रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और ये जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है ये वाटर के द्वारा भी इनमें प्राप्त होती है। तो जल से जब जल प्राप्त करके जब फोटोसिंथेसिस होता है तो CO2 जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर काम में आती है, और रेस्पिरेशन के दौरान CO2 जो निकलती है ये पादपों के द्वारा उपयोग में ली जाती है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन जो है मुक्त की जाती है, और इसी क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक यौगिकों के रूप में जो है संग्रहित कर ली जाती है, और इसी का उपयोग जो है रेस्पिरेशन के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दूसरे करते हैं। तो इस प्रकार से एक सिंपल प्रकार का ऑक्सीजन साइकिल जो है इकोसिस्टम के अंदर चलता रहता है। इसके बाद आते हैं तीसरे प्रकार के चक्र जिसे कहते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। फर्स्ट जो थे वो थे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जली चक्र, दूसरा जो था वो गैसीय चक्र थे, और तीसरा जो है वो सेडिमेंट्री साइकिल या अवसादी चक्र जो है आते हैं। मिनरल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑब्टेन्ड इनिशियली फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज। तो जो मिनरल एलिमेंट्स या खनिज पदार्थ जो रिक्वायर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यानी जीवित जंतुओं के लिए जो आवश्यक खनिज पदार्थ हैं ये प्रारंभिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं अकार्बनिक स्रोत के द्वारा। तो अकार्बनिक स्रोत से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिनरल एलिमेंट्स या खनिज प्राप्त होते हैं। अवेलेबल फॉर्म अकर्स एज साल्ट्स डिजॉल्व्ड इन सॉइल वाटर। अब जो उपलब्ध प्रारूप है इसके मिनरल के ये प्राप्त होते हैं लवण के रूप में, जो कि मिट्टी और जल के साथ में घुले हुए होते हैं। सॉइल वाटर के साथ में डिजॉल्व फॉर्म में या घुली हुई अवस्था में ये उपलब्ध जो प्रकार है ये प्राप्त होते हैं ऑर्गेनिजम्स को। मिनरल साइकिल्स एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेज। तो मिनरल साइकिल के अंतर्गत दो अवस्थाएं आती है। पहली आती है साल्ट सॉल्यूशन फेज, यानी इनमें लवण का जो है वो सॉल्यूशन या विलयन अवस्था होती है, यानी साल्ट जो है या खनिज लवण जो है वो घुली हुई अवस्था में या विलयन की अवस्था में
प्राप्त होता है, जैसे सॉइल वाटर के अंदर या दूसरे वाटर के अंदर जो है घुले हुए अवस्था में साल्ट पाए जाते हैं। और दूसरी जो इनमें अवस्था होती है ये आती है रॉक फेज, यानी चट्टानों के रूप में जो है सेडिमेंट्स के रूप में ये मिनरल्स जो है वो प्राप्त होते हैं पर्यावरण के अंदर। तो ये दो प्रकार हैं जिनसे खनिज जो है वो प्राप्त होते हैं। मिनरल साल्ट्स कम डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ क्रस्ट बाय वेदरिंग। अब ये जो खनिज लवण होते हैं ये सीधे ही अर्थ के क्रस्ट से आते हैं और ये आते हैं वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा। सॉल्यूबल साल्ट्स देन एंटर द वाटर साइकिल। अब जो घुलने वाले लवण होते हैं ये प्रवेश करते हैं वाटर साइकिल यानी जल चक्र के अंदर इनका प्रवेश होता है। बाय मूवमेंट ऑफ वाटर यानी जल के मूवमेंट के कारण मिनरल्स मूव फ्रॉम द सॉइल टू स्ट्रीम्स। तो जो मिनरल्स होते हैं ये मूव कर जाते हैं सॉइल से लेकर स्ट्रीम्स यानी नदियों जो रिवर्स होती है लेक्स के अंदर, और ये झीलों के अंदर चले जाते हैं सॉइल से लेकर, एंड अल्टीमेटली टू सी वेयर दे रिमेन परमानेंटली। और फिर इसके बाद में ये समुद्रों के अंदर चले जाते हैं खनिज लवण, और जहाँ पर ये परमानेंटली या स्थायी रूप से वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो स्थायी रूप से जो है समुद्रों में खनिज लवण अधिक पाए जाते हैं, बाकी अस्थायी रूप से सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, और दूसरे जो जल के स्रोत हैं रिवर्स है लेक्स है उनके अंदर भी ये कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन लास्ट में जाके ये समुद्रों में ही मिलते हैं। अदर साल्ट्स रिटर्न टू द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू सेडिमेंटेशन। अब दूसरे जो साल्ट या लवण होते हैं ये पुनः लौटते हैं अर्थ के क्रस्ट में, और ये प्रक्रिया जो है सेडिमेंटेशन या अवसादन की क्रिया कहलाती है। दे बिकम इंक्लूडेड इनटू सेडिमेंट्स और रॉक बेड्स एंड आफ्टर वेदरिंग ऑफ रॉक्स दे अगेन एंटर द साइकिल। अब ये जो खनिज लवण होते हैं ये इंक्लूड हो जाते हैं सेडिमेंट्स के अंदर और रॉक बेड्स के अंदर, यानी चट्टानों की जो परतें हैं उसके साथ में ये जुड़ जाते हैं। एंड आफ्टर वेदरिंग यानी वेदरिंग प्रोसेस के बाद में, जो कि इन चट्टानों की वेदरिंग होती है, और ये पुनः इस चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये स्थायी रूप से भी होते हैं, और जब इनकी वेदरिंग होती है तब ये वापस साइक्लिक फॉर्म में आ जाते हैं। प्लांट्स एंड सम एनिमल्स टेक मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ मिनरल सॉल्यूशन फ्रॉम देयर हैबिटेट्स। अब कुछ पादप और कुछ जो जंतु होते हैं ये खनिज लवणों को प्राप्त करते हैं खनिज के सॉल्यूशन या विलयन के रूप में, और ये प्राप्त करते हैं इनके हैबिटेट यानी आवासों से ये इन्हें प्राप्त करते हैं मिनरल्स को। आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवित जंतुओं के मृत्यु के बाद में द न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू द सॉइल। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व होते हैं ये पुनः मिट्टी के अंदर लौट जाते हैं, एंड वाटर थ्रू द एक्शन ऑफ डीकम्पोजर्स यानी बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा, और फिर ये जल में चले जाते हैं और सॉइल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और ये जो है क्रिया की जाती है डीकम्पोजर्स के द्वारा यानी अपघटकों के द्वारा, और इन अपघटकों में बैक्टीरिया और फंजाई जो है मुख्य रोल प्ले करते हैं। ग्रीन प्लांट्स एट वन एंड एंड डीकम्पोजर्स एट द अदर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें दो जो है मुख्य घटक है कि एक आते हैं ग्रीन प्लांट्स या हरे पादप जो है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है डीकम्पोजर्स यानी अपघटक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाते हैं इन न्यूट्रिएंट्स के सर्कुलेशन के लिए। तो जितने भी पोषक तत्व हैं इनका सर्कुलेशन जो है ग्रीन प्लांट से होके डीकम्पोजर्स तक जाता है, और डीकम्पोजर्स ही इन्हें प्लांट्स को अवेलेबल करवाते हैं, और प्लांट्स जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को अवेलेबल करवाते हैं, और पुनः जो है ये डीकम्पोज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये साइक्लिक प्रोसेस जो है चलती रहती है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम सेडिमेंटेशन साइकिल के अंतर्गत सल्फर तथा फॉस्फोरस चक्र के बारे में पढ़ेंगे।